नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। TV6 न्यूज नेटवर्क के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज चुनाव 24 में दो विषय हैं हमारे सामने। पहला राजस्थान की जाट पॉलिटिक्स के बारे में और दूसरा है प्रधानमंत्री मोदी की बीकानेर यात्रा के बारे में। तो स्क्रीन पर हमारे साथ इस समय जुड़े हैं गजेंद्र साकला जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और सीधा उन्हीं से क्या परिदृश्य है बीकानेर का उसके बारे में बात करना चाहेंगे। साकला जी बताएं, क्या परिदृश्य है आज? बिल्कुल, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीकानेर के अंदर एक रोड शो कर रहे हैं पूर्व और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी जो बात यह है, राजस्थान की जनता बुनियादी मुद्दों पर बात करना चाहती है। राजस्थान की जनता पहले भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे प्रतिवर्ष, आपको 15 लाख खाते के अंदर आएंगे, किसानों को उपज का दुगना मूल्य मिलेगा, ये तमाम बातें सुन सुन करके उनके कान पक गए हैं। और जिस तरह से इन पिछले सालों के अंदर किसानों के साथ किस तरह से आप देखा होगा कि उनके साथ अत्याचार हुए, लोहे की कीलें गाड़ दी गई, रास्तों पर बैरिकेटिंग लगा दिए गए, वाटर कैनन किया गया, लाठीचार्ज किया गया, 700 से ज्यादा किसान मारे गए। आज यूरिया की दरें, जो यूरिया 800-900 रुपए का कट्टा आता था, आज वो 2,500-3,000 हजार रुपए का आ रहा है। किस तरह से डीजल और पेट्रोल ने आम आदमी का दोहन किया है। कैसे ये लोग क्या करते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार करके सत्ता में आए, और कैसे गैस के, पेट्रोल के, गैस के दाम जो 400-450 रुपए सिलेंडर था, 1150 रुपए सिलेंडर हो गया। किस तरह से कोरोना काल के अंदर लाखों लोग पैदल चल चल के सड़कों पर अपनी जान दी, पांव में छाले हो गए, सरकार के ऊपर कोई असर नहीं। नोटबंदी, जीएसटी से देश की आर्थिक व्यवस्था की कमर तोड़ दी। आम आदमी और छोटे जो उद्यमी थे, छोटे जो कारोबारी थे, एमएसएमई वाले, वो बर्बाद हो गए इसके अंदर। ये तमाम बातें राजस्थान की जनता भूल ही रही है। अब वो इन गांवों पर बलम लगाने के लिए यात्राएं करें, उन यात्राओं का कोई असर नहीं होगा। साकला जी, जो कि हम चाहेंगे कि बीकानेर की थोड़ी सी हम बात और कर लें। आप चूंकि स्थानीय नेता हैं और बहुत सारी चीज़ों को आप बेहतर बता सकेंगे। बीकानेर प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, वहाँ की भुजिया और तमाम चीज़ें जो बिकती हैं, बनती हैं। उस इंडस्ट्री को कितना नुकसान और फायदा हुआ है कोविड के बाद से, थोड़ी जानकारी उसके बारे में देना चाहेंगे आप? मैं पुष्परंजन जी आपको उसी बात पर ले जा रहा था। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आज क्या महंगाई की मार से बीकानेर अछूता है? क्या महंगाई की मार से बीकानेर का कोई भी ग्रामीण शहरी व्यक्ति कोई अछूता रहा है? क्या बीकानेर का नौजवान रोजगार, अगर 2 करोड़ रोजगार मिलते, आप समझिए 9 सालों के अंदर 19 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता, और देश के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 36 होते हैं, उस हिसाब से करीब 52,77,000 रोजगार राजस्थान के नौजवानों को मिलता। और राजस्थान के अंदर आज बेरोजगारों की जो संख्या दर्ज है, पंजीकृत है, वो 18,72,000 के आसपास है। 18,72,000 और 57 लाख लोगों को, 52 लाख लोगों को रोजगार मिलता, तो आज बेरोजगारी 0 हो जाती। मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान में राजस्थान और राजस्थान में बीकानेर भी अफेक्ट हुआ इन सब बातों से। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि इनकी बातों से अब जनता विश्वास नहीं कर रही है। और दूसरी ओर जो राजस्थान की सरकार है, उसने आम आदमी का आंसू पोंछने का काम किया है। बीकानेर के संदर्भ में आप बात करना चाहो, बीकानेर के अंदर विकास के बहुत से द्वार चारों ओर सरकार ने खोल दिए। जैसे उदाहरण के तौर पर एक कोलायत विधानसभा क्षेत्र हमारे बीकानेर के पास ही है। आप देखिए 70 सालों के अंदर उस कोलायत विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक सरकारी कॉलेज नहीं था, एक सरकारी कॉलेज 70 साल के अंदर। आज वहां पर 5 सरकारी कॉलेज खुल गए हैं, वहां नई पंचायत समिति बन गई है, वहां एसडीएम कार्यालय 2 खुल गए हैं, वहां डीवाईएसपी के कार्यालय खुल गए हैं, वहां पर उप जिला हॉस्पिटल खुल चुकी है। बीकानेर में फूड इंडस्ट्री में केंद्र सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद मिली या राज्य सरकार को अकेले कुछ संभालना पड़ा? बेरोजगारी वहां पर मैंने सुना कि जिस तरह से उद्योग प्रभावित हुए हैं, स्थानीय उद्योग, उसमें किस तरह की चीज़ों की कमी आप देखते हैं? थोड़ा उसके बारे में जानकारी दीजिए, थोड़ा फोकस कीजिए। बीकानेर के उद्यमियों की जहां तक बात है सर, सबसे बड़ी बात है बीकानेर के अंदर एक बहुत लंबे समय से मांग है, और वो है ड्राई फ्रूट की मांग। बीकानेर में बहुत अच्छा स्कोप है
बीकानेर आज भुजिया और पापड़ की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, रसगुल्लों की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज बीकानेर के अंदर मौजूद है, सिरेमिक का यहाँ पर सिरेमिक की क्ले बहुत बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर निकलती है। और अगर मैं ये बात कहूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर सिरेमिक्स की कहीं पर भी इंडस्ट्रीज है तो उसकी भरपाई करने का काम 60 से 70% अकेला बीकानेर करता है। उस स्थिति के अंदर भी आज ड्राई पोर्ट की बहुत सख्त आवश्यकता थी, ट्रकों से माल जाता है, लोगों के ऊपर उसकी बहुत भार पड़ती है आर्थिक रूप से, और ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत कम हो पाता है। अगर ड्राई पोर्ट का यहाँ पर निर्माण होता तो बीकानेर की इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा ग्रो करती है, बहुत बड़ी डिमांड थी। दूसरी बड़ी डिमांड यहाँ ये थी, इंडस्ट्रीज के छोटे छोटे जो उद्यमी है वो चाहते हैं कि बॉम्बे के साथ, कलकत्ता के साथ, मद्रास के साथ, दिल्ली के साथ, पूना के साथ हमारा डायरेक्ट जुड़ाव हो। और डायरेक्ट जुड़ाव होने के लिए कांग्रेस ने प्रयास करके बीकानेर के अंदर एयरपोर्ट खोला, एयरपोर्ट तैयार किया। आज एयरपोर्ट तैयार होने के 9 साल हो गए हैं। आज 9 साल से एक फ्लाइट, वो भी दिल्ली के लिए, वो भी कभी कभी चलती है। अब वीक के अंदर 2-3 दिन चलती है और पीछे 3-4 महीनों से बंद ही पड़ी थी। अगर कनेक्टिविटी हमारी बॉम्बे के साथ, कनेक्टिविटी हमारी मद्रास के साथ, कनेक्टिविटी हमारी अगर कलकत्ता के साथ, ये बड़े इंडस्ट्री जो ग्रुप है इनके साथ अगर हमारी कनेक्टिविटी बढ़े तो हमारे को उद्यमों को अच्छा लाभ मिलेगा। वो डायरेक्ट आ जा सकेंगे, अपना व्यापार भी अच्छा कर सकेंगे, मिलजुल सकेंगे, और इससे व्यापार छोटे उद्यमी जो है वो ग्रो कर पाएंगे। उसमें भी सरकार की तरफ से लाभ नहीं। जबकि राजस्थान की सरकार ने, केंद्र सरकार जब कांग्रेस की यूपीए की गवर्नमेंट थी तो एयरपोर्ट यहां पर तैयार करवाया, बीकानेर के अंदर एयरपोर्ट तैयार हो गया। लेकिन आज 9 साल से फ्लाइट नहीं है, एक दिल्ली की फ्लाइट है, वो भी गाये बगाए चलती है। डबल इंजन का जुड़ाव नहीं हो पाया जो केंद्र में बैठा हुआ है, उस तरह से मदद करने की आधी अधूरी एक तरह से। वो तो कहते हैं कि भाई हमने तो बहुत सारे सहयोग किए, बहुत सारी चीज़ें फंड देना चाह राज्य सरकार को, उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, चुनाव मैदानों में इस तरह की बातों कर रहे हैं। तो आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरह की मदद केंद्र ने भेजी जिसका सदुपयोग राज्य सरकार ने नहीं किया? केंद्र सरकार का सहयोगात्मक अगर रवैया होता तो आज राजस्थान और बीकानेर का अलग अलग नक्शा होता। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि बाड़मेर के अंदर एक रिफाइनरी बन रही है। उस रिफाइनरी को पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 13 से 18 के बीच में, और के अंदर 14 के से लेकर और 18 तक बीजेपी की सरकार आ गई। इन लोगों ने मिल करके राजस्थान के हित किया, राजस्थान की इकोनॉमी में छुरा भोंकने का काम किया, उस रिफाइनरी को बंद कर दिया। और वो रिफाइनरी 4 साल तक बंद पड़ी रही, जिससे प्रतिवर्ष राजस्थान को मिलने वाले 40 लाख करोड़ रुपए के राजस्व से राजस्थान वंचित रहा। जैसे ही सरकार वापस कांग्रेस की 2018 में आई, रिफाइनरी दिन रात चल रही है और 2024 के अंदर वो रिफाइनरी कंप्लीट हो जाएगी। जिम्मेदार चैनल पर, जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति आपको ये बात कह रहा हूं, ये हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जयपुर के अंदर चलने वाली मेट्रो का प्रोजेक्ट इस 4 साल 2013 से 18 के बीच में भाजपा की सरकार ने रोक दिया। आज वो ठप पड़ा है। अब वो कांग्रेस की सरकार आई 18 में, वापस उसके अगला फेज चालू किया है। ये लोग विकास के विरुद्ध है, ये विकास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी विकास कर रहे हैं, वो केवल अडानी और अंबानी का विकास कर रहे हैं। आम आदमी से इनको कोई मतलब नहीं। लच्छेदार भाषण देकर, हिंदू और मुसलमान करके, राम और रहीम करके, भारत और पाकिस्तान करके लोगों को बरगलाना, बांटना, लोगों को तोड़ना इनकी साजिश है। गजेंद्र जी, फिर मैं स्थानीय सवाल पे आ रहा हूँ। स्थानीय सवाल ये है कि मोदी जी की यात्रा को लेकर 2-3 दिन से तैयारियां चल रही थी। वहाँ जगह जगह बाड़बंदी लगी, जगह जगह वहाँ पर कुछ लोगों को ये भी कहा गया कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक कि उनकी यात्रा संपूर्ण नहीं हो जाती है, जब तक रैली संपूर्ण नहीं हो जाती है। तो लोगों को, आम आदमी को, एक वीआईपी रैली जब होती है कहीं भी, काफ़ी सारी कठिनाइयों से वाबस्ता होना पड़ता है, काफ़ी सारी उनकी ज़रूरत की चीज़ें रुक जाती हैं। आप लोग कभी इन चीज़ों पे गौर करते हुए कुछ बताना चाहेंगे कि क्या कुछ वहाँ हो रहा है? मोदी जी की सभा कुछ देर बाद संपन्न होने वाली है, तो थोड़ा सा बताएं कि आम लोगों को क्या प्रॉब्लम वहाँ पर हो रही है। कल का ही एग्जाम्पल दूं, न्यूज 18 चैनल की डिबेट थी जसूसर गेट पर। मैं गया गाड़ी लेकर के, खुद जूनागढ़ के पास हमें रोक दिया गया कि आप आगे नहीं जा सकते। उस डिबेट के अंदर मैं भाग नहीं ले पाया। इसी तरीके से सैकड़ों लोगों को रास्ते परिवर्तित करके अलग अलग जगहों पर जाना पड़ा।
मैं इसके लिए एक बात ये भी कहना चाहूंगा, प्रशासन की भी गलती नहीं है, वो क्या करे। अगर विजिट होगी, उनको सुरक्षा की दृष्टि से करना जरूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से सुरक्षा में कोई चूक हो सकती है। हम नहीं चाहेंगे, वो देश के प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री चाहे किसी दल के हो, तो हम हमारे प्रधानमंत्री है, उनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने निश्चित रूप से कॉपरेट किया, और उस कॉपरेशन के अंदर अब ये जो समय की परिस्थितियां हैं, उसको कॉपरेट करना जरूरी था, हमने कॉपरेट किया। हम कांग्रेस ने किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन इस बात पर नहीं किया। निश्चित रूप से देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, और पहले कांग्रेस ने हमारे दो प्राइम मिनिस्टर हम खो चुके हैं, इसलिए प्राइम मिनिस्टर की गंभीरता को, प्राइम मिनिस्टर की जान को, देश का एक सर्वोच्च पद है, इसकी गरिमा को हम समझते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टरों ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। हम जानते हैं एक व्यक्ति की कितनी पद की कितनी गरिमा होती है, उसका कितना महत्व है। इसलिए हम उसको कॉपरेट कर रहे हैं कि चूंकि वो रोड शो करेंगे, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से जो प्रशासन कर रहा है, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, उसमें हम कॉपरेट कर रहे हैं। जी, अच्छी बात है। हमारे इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार दीपचंद सांखला जुड़े हैं। सांखला जी, आवाज आ रही है मेरी आपके पास? आवाज थोड़ी धीरे आ रही है। जी जी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा पत्रकार की दृष्टि से आप बताएं कि इस समय मोदी जी के आने से क्या कोई परिदृश्य में कोई फर्क पड़ेगा वहां पर, बीकानेर की पूरी राजनीतिक बिसात में कोई बदलाव आप देखेंगे कि मोदी जी के आने के बाद? देखिए, मुझे कोई बड़ा बदलाव होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वोटर्स जो है वो लगभग तय कर चुका है। वो थोड़ा सा वर्ग ऐसा है जो थोड़ा ढुलमुल होता है, तो उस पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से मुझे तो यूँ लगता है कि जिस तरह की व्यवस्था की गई, मैं आपको थोड़ा यहाँ की टोपोग्राफी के बारे में बताऊं। बीकानेर की 2 रोड है, जिसपे एक पे मोदी जी आएंगे और दूसरी पे रोड शो करेंगे। दोनों समानांतर है, दोनों एक दूसरे का विकल्प है। तो उस पूरे एरिया को इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, डबल बैरिकेडिंग लगाए दोनों तरफ, और घरों का आवाजाही रोक दिया है। तो सुरक्षा की दृष्टि से ये सब होना चाहिए। लेकिन क्या इस वर्चुअल मीटिंग के जमाने में तो जाहिर है, क्योंकि बाजार के अंदर या जिन भी मॉलों से गुजरेंगे उनका कल से रास्ते रुके हुए, घरों के आगे बैरिकेडिंग की हुई है। तो कुछ नाराजगियां भी जिन लोगों के घरों के आगे बंद हो गया, वो की नाराजगी कुछ है, यानी आपको अपनी जनता पे भरोसा नहीं है। वो आपका वोटर है और उसको 2 दिन से आपने बंद कर रखा है, उसको एकदम सील बंद कर दी कि जैसे कि वो आतंकवादियों के बीच में कोई वीआईपी जा रहा हो। ये देश की आम जनता के साथ जहां भी वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा है, वो अनुचित नहीं है। ये तो नेताओं को चाहिए कि वो इस तरह का आयोजन ना करें जिससे पब्लिक को परेशानी हो। ये तो एसपीजी तो अपनी ड्यूटी करेगी कि अगर प्रधानमंत्री कहाँ जहां कहीं से गुजर रहे हैं, उनके अपने प्रोटोकॉल है, उस हिसाब से तय करेंगे। ये तो नेताओं को चाहिए कि उन्हें इस तरह के कार्यक्रम आयोजित नहीं करने चाहिए जिससे जनता को परेशानी हो। सांखला साहब, मैंने कई जगहों पर, कई देशों में ऐसे मूवमेंट को देखा है और ऐसे चुनाव प्रचार को भी कवर किया है। लेकिन भारत में जो परिदृश्य होता है कि पूरा का पूरा वो रास्ते को ब्लॉक कर दो, 2 दिन 3 दिन पहले से कर दो, ये अल्टीमेटली आम जनता के लिए परेशानी का सबब बनता है, परेशानी का कारण बनता है। और बीकानेर उससे अछूता नहीं है। बीकानेर की जनता मोदी जी की यात्रा के बाद किस तरह से रिएक्ट करती है, वो तो 3 दिसंबर को पता चल पाएगा। मगर बीकानेर में एक आम आदमी को इस तरह की यात्राओं से क्या लाभ मिलने वाला है? गहलोत भी यात्रा कर चुके होंगे, या और भी बड़े नेता कांग्रेस के वो भी यात्रा कर चुके होंगे। लेकिन एक आम आदमी को वहाँ के उसके आबोदाना और आशियाना पर, उसके रोजमर्रा की जिंदगी पर किस तरह का फर्क पड़ सकता है, आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? ये वहाँ खूब तो थड़ियां लगती है, खूब बाजार लगता है, और लोग रोजमर्रा की कमाई से अपना काम चलाते हैं। कल से उन्होंने रास्ते बंद कर रखे हैं। तो ये तो इनको सुरक्षा जो नीति है प्रधानमंत्री की, उसको या तो परिवर्तन करना चाहिए, या प्रधानमंत्री को इस तरह के कार्यक्रम प्लान ही नहीं करने चाहिए। मेरी राय ये है। अब विदेशों की तो अपनी अलग अलग नीतियां हो सकती है सुरक्षा की, अपनी कितनी छूट देते हैं, वहां कितने खतरे हैं। यहाँ ये भी तो है कि दो प्रधानमंत्री इस देश ने खोए हैं, तो ये बात है। लेकिन प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो जिस तरह से अब ये करने लगे, उनको ये आयोजन नहीं करना चाहिए।
और वैसे भी मोदी जी का असर पहले जैसा अब रहा नहीं है। जो 2013-14 में जादू था वो लगातार नीचे उतर रहा है। पब्लिक भी अब समझने लगी है मोदी जी को, और बहुत लोगों में परिवर्तन आया है। जो लगातार मोदी जी के साथ थे उनमें लोगों में परिवर्तन आया है, देखने में मिल रहा है। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न इसी बीच में, मोदी वर्सेज गहलोत की लड़ाई हो रही है या मोदी वर्सेज राहुल गांधी की लड़ाई हो रही है? क्या आप देखते हैं राजस्थान में तो सर मोदी वर्सेस गहलोत ही हो रहा है, और गहलोत अभी 21 पढ़ते लग रहे हैं मुझे पूरे मामले में रणनीति के रूप में। जी जी। एक दूसरे प्रश्न पे हम आते हैं, चूंकि हमारे कार्यक्रम का एक दूसरा हिस्सा भी है, वो राजस्थान की जो जाट वोट बैंक है उसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे थोड़ा आप दोनों महानुभावों से, कि कुल 200 सीटों में से लगभग 40 पर जाट वोट बैंक, मतलब कि जाट जो वोटर हैं वो निर्णायक प्रभाव डालते हैं। और हर बार चुनाव में मतलब कि एक तरह से जाट वोट बैंक को ही केंद्रित करके ही कुछ बड़ी रणनीतियां तय होती हैं। इस बार राजस्थान विधानसभा में 50 जाट विधायकों के प्रवेश का लक्ष्य रखा है, और 2018 के चुनाव में 37 जाट विधायक थे, जो किसी भी अन्य जाति समूह की तुलना में कहीं अधिक थे। तो इस बार जाट वाली रणनीति को किस तरह से तय करने की या साधने की कोशिश की जा रही है? आप दोनों महानुभाव से एक एक करके मैं जवाब चाहूंगा। जी। जाटों की राजनीति तो जिस दिन सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष हटाया था पद से, उसी दिन से परिवर्तित होनी शुरू हो गई थी। और कांग्रेस का अध्यक्ष अभी जाट है, और जाटों को ये लगता है कि हमारे साथ मतलब बराबरी का दर्जा नहीं रखा है सतीश पूनिया को हटा के। तो जाटों का जो लोग जो जाट इंडिविजुअल्स मोदी जी के प्रभाव में है वो तो देखिए बदलेंगे नहीं, लेकिन जो जिन जाटों पे मोदी जी का प्रभाव नहीं है वो पूरी तरह कांग्रेस के साथ हैं। फिलहाल हमें हमारी जो बीकानेर जो जिला है ये जाट प्रभावी जिला है, और यहाँ अधिकतर जाट कांग्रेस के साथ दिखेंगे। जी। गजेंद्र साखला जी, आप चूंकि कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, आपसे जानना जरूरी है, कांग्रेस के पास नाथूराम मिर्घा, रामनिवास मिर्घा से लेकर शीशराम वोला, परशुराम मदेरना ऐसे दिग्गज जाट नेता थे, लेकिन समुदाय के कई लोग इस बात को लेकर थोड़ा नाराज भी रहते थे कि उनके किसी भी नेता को, जाट जो एमएलए थे उनको मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया। तो ये नाराजगी को कैसे इस बार दूर कर पाएंगी कांग्रेस? थोड़ा आप बताना चाहेंगे क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल बताना चाहेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री का जो चयन है वो जीते हुए एमएलए और उसके बाद में आलाकमान, ये दोनों मिलकर के तय करते हैं। तो जीते हुए एमएलए अगर जिसके ऊपर सहमति दर्शाएंगे, आलाकमान उनको बना देगा। बनाते वक्त उस समय तो कोई रिजर्वेशन वाली बात नहीं है, उस समय कोई जाति और धर्म की बात नहीं है। जहां पर ज्यादा एमएलए जिनके पक्ष में सहमति दर्शाते हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। दूसरी बात, ये कांग्रेस पार्टी ने तो मुख्यमंत्री बनाया है, पास के राज्य में आपको पता है हुड्डा साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं। नहीं, मैं कांग्रेस की और राजस्थान की बात जानना चाहूंगा आपसे। राजस्थान की भी मैं कह रहा हूं आपको, राजस्थान के अंदर भी बहुत जाट समुदाय के बड़े लीडर्स कांग्रेस के अंदर रहे हैं। आज भी हमारे पास बड़े लीडर्स हैं, जिनमें आप देखिए राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी हमारे सामने गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब एक मजबूत लीडरशिप के धनी हैं। और इधर नागौर के अंदर रिछपाल जी मिर्दा है, बहुत बड़े कद के नेता है, जिनको अभी तेजा बोर्ड के अध्यक्ष पद पर भी नवाजा है, 4 बार एमएलए भी रहे हैं। उसके बाद में अभी तेजपाल जी मिर्दा चुनाव लड़ रहे हैं नागौर की ही एक विधानसभा से। ऐसा कोई वायदा नहीं किया गया जिसमें कांग्रेस आलाकमान ये कहे, अहद करे, इसका कोई इशारा करे कि हाँ जी ठीक है, इस बार हम जाट नेता को, किसी जाट चेहरे को मैं मुख्यमंत्री के बारे में हम सोच रहे हैं। ऐसा कुछ दिखा नहीं। एक प्रश्न। दूसरा ये कि जगदीप धनखड़ जो कि देश के उपराष्ट्रपति हैं, वो कई बार अपने चुनाव उस इलाके में गए जो कि जाट बहुल इलाका है, और उसे लेके मुख्यमंत्री गहलोत ने भी कई बार आपत्ति दर्ज की, चुनाव आयोग तक को लिखा कि इनका आना एक संवैधानिक पद है और बार बार आने का मतलब है कि चुनाव को ये प्रभावित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाट राजनीति को अपने मुट्ठी में रखने की कवायद भी चल रही थी।
तो आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं, कहाँ तक ये उचित अनुचित है? मतदाता बहुत समझदार है, बहुत सोच समझ करके वोट कास्ट करता है। कोई अगर ये गलतफहमी पाले कि उसकी मुट्ठी के अंदर कोई मतदाता है, ऐसा संभव नहीं है। अशोक गहलोत साहब ने जो सवाल उठाया, जो बात उठाई, वो ये उठाई कि संवैधानिक पद पर अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसको संवैधानिक पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। अगर वो राजनीति करना चाहते हैं, आ रहे हैं ना, मोदी जी आ रहे हैं, जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, आपके अमित शाह जी आ रहे हैं, और वो अगर वो ज्यादा इंटरेस्टेड है तो वो भी राज्यपाल का पद छोड़ करके एक्टिव पॉलिटिक्स में आकर के आप करो ना। कौन मना करता है आपको? आपका अधिकार है, आप किसी के पक्ष में कर सकते हैं, किसी के विरोध में कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन जब संवैधानिक पद पर रह करके आप उस पद की गरिमा को बनाए रखने में कमी रखते हैं तो निश्चित रूप से एक सवाल खड़ा होता है, और उस सवाल को खड़ा करना एक विपक्ष के अंदर राजनीतिक व्यक्ति का धर्म है कि उस सवाल को खड़ा करे, आम आदमी के सामने उसका सही प्रदर्शन सामने रखे। ये बहुत जरूरी होता है। पहला जो आपने सवाल किया मुख्यमंत्री के संबंध में, तो मैं आपको पहले बताऊं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करती है। जब मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करती तो ये सवाल ही नहीं उठता कि वो हिंदू बनेगा या मुसलमान बनेगा, वो जाट बनेगा या राजपूत बनेगा, वो ब्राह्मण बनेगा या बढ़िया बनेगा, वो गुजर बनेगा या मीना बनेगा। तो ये सवाल ही खड़ा नहीं होता कि आप जाति धर्म की बात करो। कांग्रेस तो ये चाहती है और हमेशा ये करती आई है कि हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो बैठ करके जो कंसेंसस तय करते हैं जिसके पक्ष में, वो ले जाके आलाकमान को सूचना दी जाती है और उसके अकॉर्डिंग वो उसकी घोषणा करते हैं। तो इसलिए ऐसा कहीं नहीं है आश्वासन की बात, तो क्योंकि जनता के माई बाप है, जनता चुनेगी तभी तो आप किसी को मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति। अगर जनता सरकार ही नहीं बनाएगी तो आप मुख्यमंत्री किसको चूज करोगे? सरकार एमएलए जीत करके आएंगे और राजस्थान की जनता चाहेगी कि भाई कांग्रेस की पुनः सरकार बने, तभी तो ये तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा। दीपचंद जी 5 बार विधायक और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है वसुंधरा राजे, और 2003 और 2013 के चुनाव के दौरान वो खुद को जाटों की बहू बता चुकी हैं। राजपूतों की बेटी और गुर्जरों की समधन बताने वाली वसुंधरा राजे क्या इस बार के चुनाव में जाटों का कोई खेल भी कर सकती हैं? क्योंकि वो तो नाखुश हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं किया गया पूरे चुनाव में। तो जाट की जो बिसात है उस पे क्या, उस पिच पे भी वसुंधरा राजे कोई खेल कर सकती हैं क्या? केंद्र के खेल नहीं, मुझे नहीं लगता वसुंधरा राजे जाटों को लेकर कोई खेल करेगी। वसुंधरा ज्यादा से ज्यादा जो उसके खिलाफ राजस्थान में लगे हुए हैं उनकी खुद की पार्टी में, उनको जरूर सबक सिखाने में वो लगी होंगी, पक्की बात है। और वो ऐसे चुपचाप बैठने वाली नहीं है। और मेरा तो ये मानना है कि अगर वसुंधरा राजे का चेहरा होता तो कांग्रेस को बहुत मुश्किल होती इस चुनाव में पेश आना। तो ऐसा कुछ नहीं लगता जाटों पे वसुंधरा राजे का कोई प्रभाव पहले भी नहीं था कभी भी। जब उन्होंने जाटों की बहू बताया तब भी मुझे नहीं लगता कि उनको उसका कोई मिला होगा। जाटों की अपनी अलग राजनीति है, और जाट ये मुझे नहीं लगता कि जाट कभी ये चाहते हो कि सर्वोच्च पद मिले। जाट सत्ता की विभिन्न जो आयाम है उन पे अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है, और वो ये जानने लग गया है कि बिना सर्वोच्च पद पाए भी ये सबको आसानी से मैनेज किया जा सकता है। दीपचंद साकरे जी, प्रधानमंत्री मोदी अब से हमारी बातचीत के कुछ देर बाद पहुंचने ही वाले हैं वहां पर। वहां उनके आने से क्या उस क्षेत्र का कोई कायाकल्प हो सकता है? कुछ ऐसा आपको लगता है? पत्रकार, चूंकि अब वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई ऐसे चुनावों को देखा आपने। इस तरह की वीआईपी जब मूवमेंट होता है तो कोई संकल्प भी किए जाते हैं, वायदे भी किए जाते हैं, कुछ पूरे होते हैं, कुछ अगले चुनाव के लिए भी छोड़ दिए जाते हैं। तो आपको एज ए पत्रकार, एज ए जर्नलिस्ट, आपको क्या लगता है कि कुछ फर्क पड़ता है क्या इन चुनाव में वीवीआईपी मूवमेंट को लेके? उनकी बात करते नहीं है, चेहरे पर। और मोदी जी की कोई आज मीटिंग नहीं है, तो मोदी जी अपनी बात अगर कोई मतलब आश्वासन देना भी चाहेंगे तो किस माध्यम से देना चाहेंगे? और वैसे भी जनता को आप ये देखिए 2013 से लेकर मोदी जी लगातार जो भी घोषणाएं करते रहे, जो भी वायदे करते रहे आम जन से मुतल्लिक, उन सब पे शायद ही किसी एक बात पे वो खरे उतरे हो। सबकी सब बातें अभी तक पता नहीं मोदी जी के किस प्लान में है कि 2013 से लेकर जितनी घोषणाएं, जितनी नौकरियां देने की बात है, देश में कानून व्यवस्था की बात है, या कोई देश को बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की बात है, या इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात है,
मेक इन इंडिया है, रोजगार बात है, किसी भी बात पे मोदी जी खरे उतरे नहीं है और जनता अभी समझने लगी है। और इसीलिए परिवर्तन आया है कि जो जादू 2013, 14 और 18, 19 के चुनाव में मोदी जी का था, वो इस चुनाव में कहीं देखने में नहीं आ रहा है। और कुछ घोषणा करेंगे बीकानेर के अंदर। आप ये देखिए कि पिछले चुनाव में हमारे यहाँ के मंत्री जी हैं अर्जुन मेघवाल, उनके सामने प्रस्ताव रखा, उन्होंने उससे पहले वादा किया था कि और रिजर्वायर बनेगा, फिर सुरक्षा कारणों से वो यहाँ से ड्रॉप हो गया। फिर उनको बताया गया कि बीकानेर और सूरतगढ़ के बीच में पोटास के बहुत बड़ा भंडार है और उसका दोहन होना चाहिए। ये बात पिछले 5 साल से चल रही है। बीच में एक बार इसकी घोषणा भी हुई थी, लेकिन उस पर आगे कोई काम हो नहीं पा रहा है। पता नहीं क्यों केवल जो भी बात मोदी जी करते हैं वो केंद्र की सरकार के रिकॉर्ड में क्यों नहीं दर्ज होती, मेरे को समझ नहीं आ रहा। या इन दोनों के बीच में एक बड़ा गैप है भारत सरकार की क्रियान्वयन में और मोदी जी के कहे में। जो भी कहते हैं उसको या तो ये मान लिया गया कि मोदी जी जो भाषण देते हैं वो अगंभीर है और उनकी बात पे कोई गौर नहीं करना है। नहीं, मोदी जी बात में ध्यान देते हैं कि मैंने क्या घोषणाएं की। मुझे नहीं लगता, मैं 2013 से लगातार मोदी जी को वाच कर रहा हूँ, मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता मोदी जी अपने कहे पे कभी भी गंभीर रहे हैं। तो मतलब कि मोदी जी की जो यात्रा है वो भी 15 लाख की घोषणाओं की तरह सपने दिखा के फिर वो वापिस हो जाएंगे। आप दोनों ने हमें समय दिया, दीपचंद जी और गजेंद्र सांकला जी, आप दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। TV6 न्यूज नेटवर्क का कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। आप चुनाव 24 के इस कार्यक्रम को देखें और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर अभिव्यक्त करें, हम सवालों को लेंगे। आप YouTube खोलेंगे और TV6 न्यूज नेटवर्क को लॉगिन करके देख सकते हैं। हमारा वेबसाइट भी देखना चाहें तो गूगल पे टाइप करें tv6newsnetwork.com और आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी सामग्री मिलेंगी। तो आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।